हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज एक फिर से इम्पोर्टेंट बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये बैंक पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, कह सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और मैंने आपको बहुत पहले भी कह सकते हो 2 या 3 बार इसमें पोजिशनल ट्रेड करवाया है। किया होगा तो वेल एंड गुड। 500 के नीचे इसका बाइंग जोन बनता है, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। अगर मिल जाए तो बाय ज़रूर कर लेना। और इंडसइंड बैंक भाई इस बैंक का नाम है, जिसके क्वार्टर रिजल्ट्स कल ही आए हैं। और एक चीज़ बता दो, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है और बहुत कह सकते हो नंबर वन बैंक है एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो देख लेते हैं किस तरह के रिजल्ट्स है। वैसे पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दूँ, रिजल्ट्स नेगेटिव है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। बट एक चीज़ समझ लो, ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म के लिए वो तो हम देख ही लेंगे वैसे चार्ट पे। बट एज ऑफ नाउ बता दूं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक नंबर स्टॉक है ये। इसको आप ज़रूर पोजिशनल पे बाय कर लेना। चार्ट पे लेवल्स देख लेंगे कहाँ पे बाय करना है। सीधा चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ, पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। बात करूँ यहाँ पे इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स की, तो देख सकते हैं वैल्यूज सारी इन लैक्स है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना वैल्यूज़ को, क्योंकि भाई करोड़ में समझ लेते हैं बहुत सारे लोग। तो बात करें यहाँ पे मेजर इनकम जो कि होती है इंटरेस्ट अर्नड, तो ये कितनी है तो आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का जो डिफरेंस देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपको 1000 पॉइंट्स का ही डिफरेंस दिखेगा। बट एक तरीके से बताओ तो फ्लैट है ये, इतना कह सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की, तो यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी गिरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर भी ठीक है, संभाल लिया है, कह सकते हो एवरेज कर लिया कह सकते हो। बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है टोटल इनकम। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरा ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बस थोड़ा सा बढ़ा है, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया है। ओके, वही बात करूँ यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट को लेके, तो भाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा है। ओके, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखोगे 1,40,000 96, इसको कह लो 1,40,096 से लेके 66,308। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर यहाँ पे गेन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखो यार ज़रा कितना बड़ा फॉल है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। क्लोज टू 60-70% यहाँ पे कह सकते हो फॉल है। ओके, इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ, बैंक इज़ नॉट डूइंग गुड। क्यों नहीं कर रहा है उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हो ये रहा है कोरोना के चलते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है रुक गए थे कॉर्पोरेट सेक्टर के। जैसे इसके मेजरली कह सकते हो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है कुछ, कह सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है जिनको ये लोन प्रोवाइड करता है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो है लॉकडाउन के चलते रुक गए हैं। वैसे इकोनॉमी भी स्लो डाउन है। तो भाई कोई भी यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट जैसे फ्लैट खरीदना या कोई कह सकते हो कोई इन्वेस्टमेंट बनाना, इसमें कह सकते हो सोचता है 10 बार इंसान। ये कॉमन लॉजिक है। ओके, 10 बार सोचता है इंसान ये सारी चीज़ें करने से पहले। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से होता ये है कि ऐसे बैंक को सफ़र करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, बैंक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा बूम नहीं आया है। कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना ज़्यादा जो बूम है वो नहीं आया है। इस वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% का जो फॉल है वो देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बनाना इज़ लाइक पागलपंती हो जाएगी। हाँ, एक काम कर सकते हो, इसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था, या इंट्राडे भी कर सकते हो। बट अभी इसमें पोजीशन मत बनाना, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ की, तो यहाँ पे CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये बहुत अच्छा हुआ है एज पर बेसल नॉर्म्स। बेसल आपको पता ही होगा यार, एक बैंकिंग सेक्टर का कह सकते हैं एक मेजर, कह सकते हैं जैसे इंडिया में RBI होता है, वैसे ही वर्ल्ड में जितने भी बैंक है उसके लिए एक बेसल नाम का एक होता है। अब उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करके बताना। बेसल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। बात करूँ EPS जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, तो भाई EPS तो ऑब्वियसली फॉल तो होना ही है यहाँ पे। अगर बात करूँ मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 20 से लेके सीधा 9, ऑलमोस्ट 50% 60% यहाँ पे जो है EPS गिर चुका है। अब ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को ही एक्चुअली EPS को कैलकुलेशन करते समय नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। और बात करूँ यहाँ पे NPS को लेके, तो भाई NPS भी इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट ठीक है। ओके, ग्रॉस NPA की बात करो, ग्रॉस NPA जैसे मैं कह रहा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स का, सॉरी 50,000 पॉइंट्स का। और वही ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ तो यार यहाँ पे गेन हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वैसे RBI के नॉर्म्स के हिसाब से, RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, इनके हिसाब से यहाँ पे NPS जो डिक्लेयर नहीं करने बताया गया है इनको। तो उसके बाद हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस आए नंबर्स में। बट एज ऑफ नाउ जो ऑन पेपर आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा
ग्रॉस एनपीए में गेन हुआ है। वही नेट एनपीएस की बात करूँ तो भाई नेट एनपीए ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि बहुत सॉलिड चीज़ है। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे एनपीएस हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो भाई वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा गिरा है, और ईयर ऑन ईयर बहुत ही सॉलिड 50% से गिर चुका है, 50-60% से गिर चुका है। ओके, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, नेट एनपीएस इनके कम होते जा रहे हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीएस भी कह सकते हो कम नहीं है, ग्रॉस एनपीएस भी यहाँ पे गेन हो रहे हैं। बाकी फिगर्स तो यहाँ पे चेंज हो ही जाएंगे जैसे गवर्नमेंट अलाउ कर देगा इनको, जो इनके जो एनपीएस है डिक्लेयर करने के लिए। तो बाकी चीज़ें हम वो बाद में देख ही लेंगे जैसे जैसे इनके स्टेटमेंट्स आते जाएंगे। तो सीधा चलते चार्ट के ऊपर और बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं इंडसइंड बैंक से रिलेटेड। ये तो ऑलमोस्ट 585 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 0.51% माइनस में था। मार्केट कैप की बात करूँ तो 44,305 का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी की बात करो तो 28 का चल रहा है, और इंडसइंड बैंक का पी चल रहा है 12 का। तो इंडस्ट्री के आधे से भी कम में ये मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको खरीद लो, क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे है। तो मेरे हिसाब से भाई ये स्टॉक में अच्छा खासा जो है फॉल देखने को मिलेगा। तो फॉल आएगा तो फॉल में इसको खरीद लेना, जब गेन होगा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेना। ओके, डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो जैसे सबको पता ही था यार, इतने खास इसके रिजल्ट्स आने वाले नहीं हैं, तो लोगों ने इसमें पोजीशन नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, वैसे तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। इसका रेवेन्यू कह सकते हो ईयर सॉरी ये सारी चीज़ें जो है ईयरली बेसिस पे काउंट होती है, तो इसका क्वार्टर रिजल्ट्स पे कह सकते हो इतना दिख के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1920 जो फाइनेंशियल ईयर उसके सारे रिजल्ट्स है, तो आने वाले रिजल्ट्स में इसको आपको अलग तरीके के बार्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये लास्ट ईयर्स तक के है, तो लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेते हैं तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है चारों सालों में। और बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट की, तो यार प्रॉफिट भी कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स के साथ, लेकिन बढ़ ज़रूर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको 19 से 20 का कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ से यहाँ पे जो है इसका नेट प्रॉफिट जो बढ़ चुका है, और सारी वैल्यूज़ में पहले ही बता दो 1,000 करोड़ में। ओके, तो अच्छा खासा परफॉर्म तो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन देखना यह है कि दिस ईयर ये कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आए हैं। बात करूँ कब प्राइस पीएस के साथ कंपैरिजन की, तो भाई यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इसका जैसे कि सबको पता ही है यार, एक अच्छा खासा कंपेटिटर बन जाता है। एचडीएफसी बैंक के देखो तो साल भर में -5% के रिटर्न जो दिए है। इंडसइंड बैंक ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट -56%, ऑलमोस्ट 10%, सॉरी 10 टाइम्स ज़्यादा माइनस घुस चुका है इंडसइंड बैंक। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़रा भी बूम नहीं है। ओके, तो यही रीज़न है भाई इंडसइंड बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बात करूँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डिंग है भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। ओके, ऑलमोस्ट 51%, 52% शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 14-15% शेयर्स है। म्यूचुअल फंड वालों के पास 11%, डोमेस्टिक 17%, और अदर पार्टीज जैसे कि हम जैसे लोग 16% शेयर्स है। बात करूँ पिछले एक वीक के रिटर्न की, तो ऑलमोस्ट 3.69%, क्लोज टू 4% ये माइनस है। सेक्टर 1.53% माइनस है, और निफ्टी क्लोज टू 2.5% माइनस है। वही बात करते हैं एक मंथ के रिटर्न्स की, तो ऑलमोस्ट 11% पॉजिटिव है। जैसे मैं कह रहा था, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। देख सकते हो एक मंथ में ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न्स दिए हैं। ओके, सेक्टर की बात करूँ तो 12% यहाँ पे पॉजिटिव है, और निफ्टी ऑलमोस्ट 3.51% पॉजिटिव है। एक साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो 54% यहाँ पे माइनस है, सेक्टर 10% माइनस है, निफ्टी 1.7% माइनस है। वही 3 साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट -63% के रिटर्न्स दिए, सेक्टर पॉजिटिव 20% के दिए, और निफ्टी ने 12% के। तो इस साल में और 3 साल में आप डिफरेंस देख ही सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आया है। ऑलमोस्ट 50% एक साल में गिरा है, और 3 साल में 63%। वैसे 3 साल में इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट 2023 का था, अभी चल रहा है 585, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सस्ता मिल रहा है। और अगर यहाँ पे मैं एक साल के हाई की बात करूँ तो 1570 का, ऑलमोस्ट 1570 का इसका हाई था। तो अगर आप इसको ईयरली भी देखते हो तो 52 वीक्स में भी ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सस्ता मिल रहा है। बट आगे पोटेंशियल भी देखना है, क्योंकि ग्रो इतने अच्छे से नहीं कर रहा है। पोस्ट कोरोना भी ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, इतना ज़्यादा देख सकते हो डिफरेंस नहीं आया है इसके परफॉर्मेंस में। एक मंथ की बात करो तो ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न पता ही है कुछ इस तरीके का होता है। ओके, तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बुलिश चीज़ होती है। लेकिन मंथली अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो 20 मंथ की मूविंग एवरेज के लिए एकदम कह सकते हो बहुत ज़्यादा बेयरिश है, और ये एक बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे मंथली सेंटिमेंट्स की बात करूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको इसको दिखाऊँ, तो दिस मंथ के जो यानी अक्टूबर का जो मंथ था, यहाँ पे इसके सेंटिमेंट थोड़े से बेयरिश थे। देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पे। वही बात करूँ वीकली की, तो वीकली में कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल पे, वो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक ही लेवल पे घूमता जा रहा है। ओके,
वही मैं इसको वीकली को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कह सकते हो ऑलमोस्ट एक फ्लैट पैटर्न है, बेयर्स और बुल्स ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक बात कहूँ यहाँ पे, तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज का अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को अच्छे से फॉलो कर रहा है। ओके, ये इसके नीचे भी नहीं जाता और ज़्यादा इसके ऊपर भी नहीं जाता। इसके लिए अभी मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भाई 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। एज ऑफ नाउ पोजिशनल ही करो, जितना मैं कह रहा हूँ आपको। बात करते हैं डेली चार्ट के बारे में, तो देख सकते हो आप 649 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये नहीं जाता है। और मैंने बहुत पहले ऑलमोस्ट आप देख सकते हो चैनल पे 3-4 वीडियोस बनी है जहाँ पे मैंने इसको लो में बाय करके हाई में सेल करवाया लोगों को। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आपको करना है नहीं करना है। वैसे मैंने यहाँ भी दिखाया था, यहाँ भी दिखाया था कि इसको बाय करो और 600 प्लस में इसको सेल कर दो। तो लोगों ने किया है, नहीं किया होगा तो भाई ये उनकी गलती है। अब ऐसा देखा जाए तो स्टॉक बेरिश मूवमेंट में चल रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ इसको अगर, तो देख सकते हो जैसे मैंने कहा थोड़े से फ्लैट सेंटीमेंट से यहाँ पे यानी कि फ्राइडे वाला सेंटीमेंट भी यहाँ पे कह सकते हो ऑलमोस्ट डोजी कैंडल है। और थर्सडे वाला सेंटीमेंट भी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बना है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, बुल्स और बेयर्स दोनों ही यहाँ पे इक्वल कह सकते हो रन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो बाइंग लेवल क्या रहेगा इसका? बाइंग लेवल जैसा मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 500 के आसपास इसका जो है बाइंग लेवल आ जाता है। और अगर सेल करना है तो 600 इसका एक बेस्ट सेलिंग लेवल है। 500 के जितना पास इसको आप लोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा, और 600 के जितना पास इसको सेल करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आरएसआई की बात करूँ यहाँ पे, तो भाई आरएसआई थोड़ा सा बेयरिश है, जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें डाउनफॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और क्वार्टर रिजल्ट्स भी खराब आ चुके हैं। तो फॉर श्योर ये ऑलमोस्ट 540 के नीचे तो ऑलमोस्ट चला ही जाएगा। ओके, तो जितना 500 के पास खरीदो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, 600 लेवल पे आ जाए तो सेल कर देना। पोजिशनल ट्रेडर होल्ड करने के लिए भाई थोड़ा सा सोच समझ के करना, रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो ही करना। अदरवाइज 700 के ऊपर इसमें एक अच्छा बाइंग पॉइंट है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो भाई 700 के ऊपर जाए तो ज़रूर इसको ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एमएससीडी की बात करूँ तो एमएससीडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयरिश है, जैसे कह रहा हूँ यहाँ पे सारे सिग्नल्स बेयरिश सिग्नल ही दे रहे हैं। मूविंग एवरेज कह लो, आरएसआई कह लो, प्राइस एक्शन भी कह लो, या फिर एमएससीडी भी कह लो, सारी यहाँ पे बेयरिश है। तो भाई यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड मत लेना, या चाहे तो आप अगर इंट्राडे में शॉर्ट कर करके भी पैसा कमा सकते हो, या फिर अगर ऑप्शन में करते होगे, या फिर अगर आप फ्यूचर्स में करते होगे तो वहाँ पे आप शॉर्ट ज़रूर कर लेना। अदरवाइज जब तक 500 के लेवल के लिए नहीं आता आप शॉर्ट करते रहो, जैसे ही 500 आएगा आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो किस तरीके का एनालिसिस में करता हूँ, और सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बेल आइकन रहेगा सब्सक्राइब बटन के बाजू में, उसको प्रेस करना, ऑल को सिलेक्ट करना। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको उसके सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।